देखो, प्रहलाद जी सराफ सही मायने में जो है नेता नहीं है, वो तो किसी परिस्थिति वंश जो है सक्रिय हुए हैं। उनके बारे में कार्यकर्ताओं की राय जो है थोड़ी सी विरोधाभासी रही है। उन पर पंडित भंवरलाल जी के साथ मिलकर के काम करने के भी आरोप लगते रहे हैं। तो आपको एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन हनुमान बेनीवाल का होता है, टिकट की पेशकश की जाती है आरएलपी की। सरदार शहर में हाल ही में हुए उपचुनाव के अंदर भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। 27,000 के बड़े मार्जिन से भाजपा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद साहू है, जो कि एक समय में भाजपा उम्मीदवारी की दौड़ में भी सबसे आगे रहे, लेकिन अंततः पार्टी का निर्णय रहा कि अशोक पिंचा के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ शिवचंद जी। सर, पूरी ताकत भाजपा ने झोंक दी, उसके बावजूद क्या परिणाम रहा भाजपा का? देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भी हर तरीके से हमारे को सहयोग करता रहा, हमारे बीच में आया और जन भावनाओं के मुताबिक जो है उन्होंने प्रयास किया कि एक संदेश जाए कि कांग्रेस के कुशासन से लोगों को मुक्ति मिले। लेकिन उसमें उपचुनाव था, पंडित भंवरलाल जी एक सर्वमान्य नेता रहे, उनका लंबा राजनीतिक जीवन था और उनकी सहानुभूति की लहर जो है उसमें काफ़ी प्रभावी थी। और सहानुभूति की लहर में पार्टी का प्रचार और कांग्रेस की कमियां जो है वो दब के रह गई और लोगों ने जो है अपना मत कांग्रेस के पक्ष में किया। और सरकार की संसाधन झोंकने से, सरकारी साधनों के दुरुपयोग की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी उसमें हार देखनी पड़ी थी। इसी के साथ कुछ टिकट वितरण की बात को लेकर के भी समाज से नहीं बैठ पाया। उस स्थिति में आरएलपी बीच में आके कूद गई, उसने भी हमें नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या लगता है कि एक बार फिर से वही तस्वीर सामने होगी या कुछ भाजपा बदलाव करेगी? भारतीय जनता पार्टी आगामी जो 2023 का जो चुनाव है उस चुनाव के लिए एक एक वोटर तक पहुंच रही है और जनता का जो सा जनमानस है, हर सीट पर पार्टी अपना फीडबैक ले रही है और उस फीडबैक के अनुसार जो जनता से जो रुझान आएगा, जनता से जो विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व आएंगे उनके बारे में विचार करेगी। और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है आगे जो उपचुनाव में जो कमियां रही उनको दूर करेगा और नया चेहरा सरदार शहर को मिलेगा। सर, बिखरी हुई भाजपा, गुटों में बटी हुई भाजपा क्या एकजुट होकर अनिल शर्मा का सामना कर पाएगी चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जो है कहीं भी बिखरी भी नहीं है। विधानसभा स्तर से लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं में एकजुट है। प्रदेश नेतृत्व में भी हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व होता है। किसी स्थान पर एक बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है तो कई बार सोशल मीडिया को लगता है कि शायद ये बिखराव की वजह से नहीं होगा, लेकिन वो उन हालात और परिस्थितियों से होता है। सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना संभव नहीं रहता है। और ऊपर केंद्र की बात करें तो वहाँ तो बड़ी मजबूती के साथ जो है मोदी जी का चेहरा हमारे सामने है और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सब जगह से एकजुट है, बिखराव की कोई संभावना नहीं है। सर, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती क्या है? अनिल शर्मा से चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है, फिर जो 1 दर्जन से ज़्यादा जो उम्मीदवार भाजपा के इस समय सरदार शहर में है उनमें से किसी एक को चुनना बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी के सामने उम्मीदवार का चयन करने में कोई समस्या नहीं है। पार्टी जिस भी उम्मीदवार का चयन करेगी, हमारे सारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उसको स्वीकार करेंगे, उसके साथ जो है मिलकर के टीम भावना से काम करेंगे। जहाँ तक अनिल शर्मा जी का है वो भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अनिल शर्मा जी उपचुनाव में खुद उनके प्रभाव से जीत नहीं हुई, वो तो पंडित भंवरलाल जी की सहानुभूति की जगह पर वो आ गए, सत्ता के संसाधनों के दुरुपयोग से सत्ता में आ गए। लेकिन उनका जो ये कार्यकाल रहा है, पिछला एमएलए बनने का कार्यकाल है, इस कार्यकाल ने सरदार शहर विधानसभा के लोगों को बहुत निराश किया है। इस कार्यकाल में पग पग पर उनके आपस में कार्यकर्ताओं की जो है खींचातानी, एक दूसरे से गुटबाजी सामने आई है और इस गुटबाजी का परिणाम ये हुआ कि उनका नगरपालिका के चेयरमैन राजगढ़ चौधरी के साथ जो गुटबाजी हुई उसकी वजह से सारा नगरपालिका क्षेत्र का विकास जो है पूरा का पूरा धराशायी हो गया। आज सारा शहर खड्डों से भरा पड़ा है। सारे शहर में बरसात होती है तो वहाँ गिनानियाँ जो हैं पानी से इतना उफान आया कि सड़कों पर आ रहा है। आज शहर में इतने मच्छर हो गए गिरानियों की वजह से कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया। कहीं भी शहर में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही।
ऐसी स्थिति में जो सरदार शहर का विकास और इसके अनिल शर्मा के और राजकरण के आपसी के झगड़े से हुआ है, वो हमारे सामने है। यही हाल करे बिकरे के चुनाव में सामने देखने को मिला। तो जब पार्टी का विधायक जो है पार्टी के ही नेताओं को साथ नहीं रख सकता तो जनता का क्या विकास करेगा। उन्होंने पानी की समस्या के बारे में आज हम देख रहे हैं, एक अपने ही कार्यकर्ता को ठेका दे रखा है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पानी देता है। पिछड़े मोहल्लों में, गरीबों के मोहल्लों में, एससी के मोहल्लों में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरा सरदार शहर पानी से त्रस्त है, बिजली की समस्या से पस्त है, किसान बिजली के अभाव में रो रहे हैं। तो शिक्षा का ढांचा देखें तो निश्चित रूप से सेकेंडरी स्कूल जो हैं की व्यवस्था चरमराई हुई है। अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की घोषणा हो गई, कल ही रंग रोगन कर दिया, उनमें स्टाफ नहीं है। तो 6 माह 7 माह का अनिल शर्मा का जो कार्यकाल है वो बहुत ही निराशाजनक है। जनता उससे निराश होकर के अब अनिल शर्मा को चेंज करने में मूड में आ गई और उनका आगे भविष्य में रिपीट होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। रिपीट होने की कोई संभावना आप कह रहे नहीं है, आपने 1 दर्जन ज़्यादा समस्याएं भी गिनवा ली, लेकिन भाजपा कब इन मुद्दों को उठाया? ना तो भाजपा कहीं सड़क पर दिखती है, ना ही कोई आंदोलन होता है। तो आपको नहीं लगता कि फिर भाजपा को क्यों वोट देगी जनता? भारतीय जनता पार्टी ने जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा के साथ जो खिलवाड़, इन मुद्दों को समय समय पर उठाया है। कल ही हमारी पार्टी के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। पूरे प्रदेश भर में भी सब जगह ज्ञापन दिए हैं। विधानसभा में भी हमारे नेताओं ने हर जगह मुद्दा उठाया है, हर समस्या को उन्होंने उठाया है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने उन मुद्दों को नहीं उठाया। मुद्दों को उठाया, लेकिन हमने शालीन तरीके से कोशिश की है सरकार का ध्यान आकर्षित करने की। लेकिन सरकार तो इतनी नकारा हो गई है कि अब इनको हल्के फुल्के विरोध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो लगता है कि सरकार के साथ आने वाला समय में जंग करनी पड़ेगी, रोड पर उतरना पड़ेगा। बिजली पानी की समस्या को लेकर, चिकित्सा की समस्याओं को लेकर के जो है कार्यकर्ताओं को जो है दिन रात सड़क पर आना पड़ेगा। चिकित्सा के हालात देखें, सरदार शहर के अस्पताल को उप जिला अस्पताल की घोषणा हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना वहाँ डॉक्टर है, ना नर्स है, ना स्टाफ है, ना कमरे हैं, ना ओटी के लिए कोई रूम है। सारा हॉस्पिटल पूरा सड़ांध हो रखी है, वहाँ सफाई तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करता रहा है, आगे भी संघर्ष करेगा। हम मुद्दों को उठाते रहें और ज़ोर से उठाएंगे। नहीं सर, जो संघर्ष है वो धरातल पे दिखाई नहीं देता। आपने कहा आंदोलन किया, वो आंदोलन पूरे जिले के अंदर आह्वान पे था। इसके अलावा आप अस्पतालों की समस्या अगर उठा रहे हो, कब भाजपा ने आंदोलन किया? आपको नहीं लगता कि भाजपा कार्यकर्ता खुद ऐसे मन में रहते हैं कि आखिर हम किस गुट के साथ आंदोलन करें, हमारे नेता, हम कौन से नेता के नेतृत्व में आंदोलन करें? आपको नहीं लगता कि 1 दर्जन से ज़्यादा नेता है जो विधायक पद की दौड़ में है, ऐसे में कार्यकर्ता भी कन्फ्यूज रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंदोलन या समस्याओं को लेकर धरना या प्रदर्शन कोई गुट की वजह से नहीं कम हुए। गुट की वजह से तो जिस आदमी को टिकट मिल जाती है 5 साल तक वो तिलक जिसके लगता है नेता वही होता है। आज अशोक पिंचा के जो तिलक लगा हुआ है, तो अशोक पिंचा के नेतृत्व में पूरी पार्टी काम कर रही है। हम सारे कार्यकर्ता जो हैं कहीं भी इस बात का विरोध नहीं करते कि अशोक नेतृत्व में क्यों काम करें। ये है कि अशोक जी स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमें बुलाया नहीं, हमें कोई मीटिंग करके जैसा संदेश नहीं दिया। अगर वो संदेश पहले देते तो कार्यकर्ता अशोक जी संदेश पर गली मोहल्ले और हर नुक्कड़ सभा तक में गया है और जाने को तैयार है। हल्का सा उनकी इस स्तर पर कमज़ोरी रही कि उन्होंने अपने स्तर पर कभी जो है समस्याओं को लेकर धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं दिया, जनता को साथ नहीं लिया, अधिकारियों को मजबूर नहीं किया कि आपको हमारा जन कल्याण का काम, जन सुविधाओं का काम करना पड़ेगा। हम बैठ के चर्चा करेंगे, इस पर भी कोई समाधान निकालेंगे। इतनी भाजपा ने सरदार शहर में हार देखी, आखिर वजह क्या रही? कभी समीक्षा की भाजपा ने इस पर? भारतीय जनता पार्टी की हार हम काफ़ी बार झेल चुके हैं और मैं मानता हूं कि इस हार के पीछे हमारा जो विधायक का चुनाव जो था वो कमज़ोर व्यक्ति का चुनाव हुआ, चाहे किन्हीं परिस्थितियों को हुआ, किन्हीं समीकरण की वजह से हुआ। तो कमज़ोर उम्मीदवार की वजह से हम चुनाव हारे, अन्यथा हमें जो है इसी क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में 45,000, 46,000, 47,000 से जो है चुनाव जो है बढ़त लेके जीतते रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टियां सशक्त, मजबूत, ईमानदार, कर्मठ और प्रशासन पर पकड़ रखने वाला किसी व्यक्ति को अगर नेतृत्व सौंपेगी तो जनता का तो पूरा मानस बीजेपी के साथ है। और यहाँ पर बीजेपी जो है अच्छे, मैं तो कह रहा हूँ कि 15-20 हज़ार की बढ़त से चुनाव
जीतने की स्थिति में। वोट आज इतने हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। इस स्थिति में अगर पार्टी अगले चुनाव में उम्मीदवार का चयन सही तरीके से कर पाई तो ये चुनाव हम 100% जीतेंगे। ऐसा कौन सा चेहरा है जो सरदार शहर में कमल खिला सकता है? क्या उसी वचन से हुए? देखो, मैं उम्मीदवार खुद हूँ, इसीलिए मैं मेरे मुंह से ही कहूँगा कि मैं इस जो बिंदु जो हैं सरदार शहर के विकास के, संघर्ष के, ईमानदारी से काम करने की कर्मठता के, इसके लिए मैं ही एकमात्र उम्मीदवार हूँ। तो लगेगा कि मैं मेरे मुंह से ही मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरी तरफ से कार्यकर्ताओं की आशा पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं रखी। और अगर पार्टी मुझे नेतृत्व देती है सरदार शहर विधानसभा का, तो मैं कार्यकर्ताओं की आशा पर खरा उतरूंगा और उनको जीत ला के दूंगा। बाकी तो हमारी पार्टी में और भी अनेक उम्मीदवार हैं, उनको भी मौका मिले तो शायद वो भी अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। प्रहलाद जी सराफ भी हो सकते हैं? देखो, प्रहलाद जी सराफ सही मायने में जो है नेता नहीं है, वो तो किसी परिस्थिति वंश जो है सक्रिय हुए हैं। उनके बारे में कार्यकर्ताओं की राय जो है थोड़ी सी विरोधाभासी रही है। उन पर पंडित भंवरलाल जी के साथ मिलकर के काम करने के भी आरोप लगते रहे हैं। उन पर पिछली नगरपालिका चुनाव में जो है उनका जो व्यवहार रहा, उनका जो कार्यक्रम रहे, वो नगरपालिका के कई उम्मीदवारों को हराने के रहे। इस वजह से कार्यकर्ताओं में उनके प्रति अभी मन नहीं बना है, लेकिन आज सक्रिय हुए हैं तो 5-10 साल बाद में हम उनके बारे में भी विचार करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से तहसील स्तर पर गुटों में बटी हुई भाजपा नजर आती है, वैसे जिले के अंदर भी 2 गुट बताए जाते हैं, एक कस्बा ग्रुप, दूसरा राठौड़ ग्रुप। आप कौन से ग्रुप में हो? जिले की हम बात करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिलों में गुटों में कहीं भी बंटी हुई नहीं है। चाहे कस्बा परिवार या सांसद का मामला हो, चाहे हमारे राजेंद्र जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा का मामला हो, दोनों में जहां सामंजस्य की ज़रूरत पड़ती है दोनों साथ में बैठते हैं, कोई गुट नहीं है। पिछला उपचुनाव सरदार शहर में हमने देखा है, राम और लक्ष्मण की तरह राम सिंह जी ने और राजेंद्र जी ने एक साथ एक मंच से जगह जगह गए हैं, मीटिंगें की हैं, कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने की कोशिश की है। इसलिए मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि ज़िले में भाजपा गुटों में बंटी हुई है। इसी तरीके से मैं इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कोई गुटों में बंटी हुई है। कोई टिकट मांग लेता है या किसी मुद्दे पर एक साथ सारे नहीं आ पाते हैं, ये गुटों में बंटना नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में कई बार हम साथ नहीं हो पाते हैं, कई बार साथ होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले में और विधानसभा में एकजुट है। पार्टी का जो संदेश आएगा सारे कार्यकर्ता मिलकर के हम पार्टी को आशा के मुताबिक जो रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से चूरू के अंदर प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं, वैसे ही आंदोलन के सरदार शहर में आवश्यकता है, तभी भाजपा खड़ी हो पाएगी? एक बड़े नेता आपको स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं कुछ तो उनमें है तभी जीत रही। तो आपको नहीं लगता कि उनके जो विरोध के ज़बरदस्त तरीके से भाजपा को खड़ा होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी पार्टी के स्थानीय नेताओं की परफॉर्मेंस की, उनके मुद्दे उठाने की, तो ये तुलनात्मक रूप से देखना पड़ता है। जहाँ पर दोनों ही तरफ से पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर होता है तो वहाँ तो प्रदर्शन कम करो तो भी काम चल जाता है। लेकिन सरदार शहर में कांग्रेस में एक बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और ऐसे दिग्गज नेता से संघर्ष करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता थी। जैसे राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो है चूरू में हर समय संघर्ष के मूड में रहते हैं, हर जगह संघर्षों को उठाने में, मुद्दों को उठा करके प्रशासन को झुकाने के में रहते हैं। ऐसी कोशिश सरदार शहर में भी पंडित जी भंवरलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता से लड़ने के लिए आवश्यकता थी, लेकिन हमारा स्थानीय नेतृत्व है ये संघर्ष नहीं कर पाया, मुद्दों को नहीं उठा पाया। पूर्व विधायक जी और वर्तमान विधायक जी ने जो भी ज्यादतियाँ की, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादतियाँ की, उन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया, उन्होंने जो बिजली की, पानी की, चिकित्सा की व्यवस्था को नहीं देखा, उन्होंने जो शहर पूरा जो है पानी से बरसात के टाइम भरता रहा, सड़ांध मारता रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने हर मुद्दे को जो नहीं उठाया। मैं मानता हूं कि स्थानीय स्तर पर हमारे जो जिसको भी नेतृत्व दिया उसकी कमज़ोरी रही, लेकिन संभावना हमेशा सुधार की बनी रहती है, कमज़ोरियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। अब हमारी टीम जो है अच्छी बन गई है, सभी मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए हैं, तो हम जो है स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर इन सब मुद्दों को उठाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, प्रशासन को मजबूर करेंगे, जनता को एक संदेश देंगे कि सरदार शहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, विकास के लिए तैयार हैं। सरदार शहर को जो है अच्छे सरदार शहर को और विकसित सरदार शहर के रूप में देखने की कल्पना देखते हैं। ये काम हम करेंगे
और ये आगे वाला भविष्य देखना, सब कुछ जो है अच्छा होगा। 6 से 7 महीने रहे हैं चुनाव में जाने को लेकर, क्या लगता है कि भाजपा के अंदर एक बार फिर से आपके साथ कोई खेल होगा या फिर इस बार भाजपा ने मन बना लिया कि आपको टिकट दे रही है भाजपा? मेरे साथ टिकट की बात को लेकर कभी खेल नहीं हुआ। मैं ऐसा उपचुनाव के अंदर आपकी करीब करीब फाइनल टिकट थी, सब ने मन भी बना लिया था, हमने तमाम नेताओं से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि शिवचंद से वो फाइनल है, लेकिन ऐन मौके पर आपका टिकट कट गया। उपचुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजस्थान के नेताओं ने विचार किया इस टिकट पर, और उन्होंने हमें भी संदेश दिया कि आप सर्वसम्मत से कोई उम्मीदवार तय करके लाओ तो बढ़िया रहेगा। और उसी स्थिति में हमारे टिकट वितरण के पहले दिन यहाँ पर मीटिंग हुई और सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए, सब कार्यकर्ताओं में सर्वसम्मति बनी, और उस सर्वसम्मति में तय हुआ कि शिवचंद साहू जो है वो इन वर्तमान परिस्थितियों में मजबूत उम्मीदवार के रूप में है और ये सीट जीत सकती है। और ये तय होने के बाद में हमने वो संदेश जो है ऊपर हमारे प्रदेश नेतृत्व को दिया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को लगा कि जिस व्यक्ति को हमने 5 साल की टिकट दी थी उसके 4 साल ही पूरे हुए हैं, उसको 1 साल का अवसर रहा है, तो 1 साल के लिए अशोक जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। हमने शहर स्वीकार कर लिया, हमने अशोक जी नेतृत्व में जीत की पूरी कोशिश भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद हम अशोक जी को जिता नहीं सके। उन परिस्थिति में एक आरएलपी बीच में नई पार्टी पैदा हो गई जो हमारे ही वोटों को झटक के 47,000 का हमें नुकसान दे दिया, जिसकी वजह से हमारा वोट ग्राफ जो है कुछ नीचे गिरा। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर सोचेगा कि बदले हुए समीकरण में, बदली हुई परिस्थितियों में और सरदार शहर में आरएलपी का पदचाप ना हो, वो रुक जाए, हमारा वोट उसमें नहीं जाए, इस समीकरण को देखते हुए चुनाव होंगे, उसके अनुसार टिकट वितरण होगी। और मेरे को वो शीर्ष नेतृत्व ने इस बात के लिए स्वीकार भी किया उपचुनाव के बाद कि हमसे भूल हुई। अगर हमें जातीय समीकरण को साथ जाते और ऐसे नेतृत्व देते जो 36 कौम को साथ में लेकर के चलने वाला है, इस रूप में आपका नाम हमारे सामने था, लेकिन उसमें नहीं कर पाए। आप संघर्ष करते हो, हमारे ध्यान में है, आने वाले चुनाव में आप पर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं इस वजह से आश्वस्त हूँ कि 2023 का विधानसभा चुनाव मुझे लड़ना है और पार्टी को जीत दिलानी है। सर, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जिस समय उपचुनाव की घोषणा हुई उम्मीदवार की भाजपा अशोक मिश्रा के रूप में, उसके बाद जाट विकास परिषद में जाट समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस दौरान आपको एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन हनुमान बेनीवाल का होता है, टिकट की पेशकश की जाती है आरएलपी की, उस पर क्या कहना है? मैं भारतीय जनता पार्टी का जब पार्टी 1980 बनी तब से ही समर्पित कार्य करता हूँ, और किसी और पार्टी के ऑफर आते रहते हैं। मुझे भी आरएलपी ने उम्मीदवार बनाने की पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन मैं मानसिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं दूसरी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। हनुमान जी का फ़ोन आया, मैंने उनको जो है पूरा जो है इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि आप ये कभी भी मत सोचना कि शिवचंद साहू आपके उम्मीदवार बनेगा, शिवचंद साहू भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, आप अपनी पार्टी को अपने हिसाब से कैसे ही करो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए जी जान से कार्य करूँगा। मेरी सीमाएँ हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धताएँ हैं, मैं उनसे बाहर नहीं जा सकता। आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सुचिता की राजनीति में रहा हूँ, मैं इसी की ही अनुसार जो है हमेशा बना रहूँगा। तो आप तो भाजपा के बारे में विचार करते हो, लेकिन भाजपा ने अभी तक आपके बारे में विचार किया नहीं है। मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि जिस प्रकार से आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हो, एक अच्छी राजनीति की बात करते हो, क्या नहीं लगता कि आपको सबसे ज़्यादा समस्या इसी को लेकर होती है? मेरे बारे में पार्टी ने विचार हमेशा ही किया। मैं हर बार जो है 2008 के पैनल में मेरे पर विचार हुआ, और उसमें अशोक जी की तीसरा चुनाव जो था उसमें एक दबाव था कि अशोक जी 2 चुनाव हार गए और एक कार्यकर्ता जो है ख़त्म हो जाएगा। पार्टी ने ये बात मेरे सामने रखी और मैंने शहर स्वीकार की। 2013 का चुनाव हुआ, अशोक जी जीते हुए थे और हमें जीत ही चाहिए थी। हमें भी लग रहा था कि जब 2008 का चुनाव अशोक जी जीत गए तो 2013 का चुनाव भी अशोक जी जीतेंगे। इसलिए मैं सरसरी तौर पर पार्टी की भावनाओं के साथ रहा कि अशोक जी चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए मैं उसका ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया 2013 में। लेकिन 2018 का चुनाव आ गया और अशोक जी का ग्राफ हार का और गिरा, तो मुझे लगा कि सरदार शहर में पार्टी रसातल की ओर जा रही है, मुझे प्रयास करना चाहिए, और मैंने प्रयास किया। 2018 में मेरे नाम पर गंभीरता से विचार भी हुआ, लेकिन पार्टी ने अंत में ये तय किया कि आपको तो प्रदेश में नेतृत्व दे रहे हैं, इसीलिए आप प्रदेश में काम करो, एक बार अशोक जी को मौका और दो। 2018 में अशोक जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी हार और बढ़ गई। उपचुनाव में हमने ये माना कि अशोक जी का 1 साल बाकी है, उनको लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमारी हार बढ़ते बढ़ते 27,000 तक पहुंच गई।
ऐसी स्थिति में अब पार्टी इस बात में गंभीरता से विचार कर रही है कि जिस उम्मीदवार को बार बार हार देखनी पड़ रही है उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। विकल्प में 2008 से लेकर के हमेशा पैनल में मेरा ही नाम रहा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि विकल्प कभी कभी उम्मीदवार का रूप लेगा, आप निश्चिंत और आश्वस्त रहिए। और इस रूप में मैं मानता हूं कि मेरे साथ पार्टी के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं भी, पार्टी ने जो काम दिया काम किया और आगे भी काम करूंगा और आगे का चुनाव में लड़ने की स्थिति में हूं, पार्टी लड़ाने की स्थिति में है। आज कार्यकर्ताओं की भावना और सरदार शहर के जनमानस जो है इस बात के लिए तैयार है कि नेता ऐसा चाहिए जो 36 कौम को साथ लेके चले, जिसमें कानून की समझ हो, जो कांग्रेस के अत्याचार से संघर्ष करे, जो जिस तरीके से सरदार शहर में भूमाफियाओं का बढ़ावा हो रहा है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है, हर जगह जगह पर समस्याओं की तरफ जो है कांग्रेस नेतृत्व है नज़रअंदाज करते रहता है, अपने कार्यकर्ताओं में गुटबाजी कुछ के साथ काम करता है। इस स्थिति में सरदार शहर को एक स्वच्छ छवि का आदमी मिले, इसके लिए मैं अपने आप को फिट मानता हूं और मेरे नेतृत्व ने मुझे इस बात के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया है कि आपने जितना काम किया अच्छा किया है, आने वाला भविष्य आपका होगा। अंतिम सवाल, तस्वीर बदलेगी इस बार सरदार शहर की? सरदार शहर विधानसभा की अगली बार सूरत बदलेगी, स्थितियां बदलेंगी, नए विकास के आयाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो है शासन आ रहा है, उस शासन का पूरा लाभ जो है सरदार शहर विधानसभा को मिलेगा। जो अटकी हुई समस्याएं हैं सरदार शहर की, उन सब का समाधान होगा। किसानों की बिजली की समस्या दूर होगी, शिक्षा के स्तर में स्कूलों का सुधार होगा, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ का अस्पताल जो है उसकी सूरत और स्थितियाँ बदलेंगी। शहर में जिस तरीके से खड्डों से भरा है, नालियों से भरा है, गंदे कीचड़ से भरा है, पानी से भरा है, हर जगह मच्छरों का जो है इतना तांडव हो रखा है कि आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, इनमें सब में सुधार होगा और आने वाला विधायक सरदार शहर में भाजपा का होगा। तो पिछले लंबे समय से सरदार शहर के अंदर भाजपा के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन शिवचंद साहू को उम्मीद है कि यदि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के और सरदार शहर के अच्छे दिन आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना इम्तिहान और भाजपा सरदार शहर में शिवचंद साहू का लेती है, या फिर इस बार क्या शिवचंद साहू का इंतजार खत्म होगा। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।